यह कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग कक्षा के भाग 2 में रोज लोग को बिहार विशेष देखते हैं या इन्वायरमेंट को देखते हैं, तो आज बिहार विशेष का पीपीटी तैयार नहीं हो पाया है। तो इस कारण से और था, कल हम लोग इसको आज हम लोग वन्य जीव प्रोटेक्शन काफी वन्य जीव प्रोटेक्शन के दृष्टि से सबसे पहले तो यही जानना है कि आपकी जानकारी में है कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ, पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में अब राष्ट्रीय स्तर पर विचार मंथन किया जाने लगा और फिर इसी क्रम में भारत में पर्यावरणविद थे दबाव में दबाव एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, और ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1992 है और एक समग्र है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ये 1986 दोनों एक्ट काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि समय से पे आपको जल अधिनियम, प्रदूषण अधिनियम और अन्य अधिनियम भी लाए गए, लेकिन फिलहाल इसकी कहानी को आपकी जानकारी में यह भी है कि संवैधानिक दृष्टि से 1975 में 42वां संविधान संशोधन में वन और वन्य जीव की रक्षा के लिए राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में इसको स्थानांतरित कर दिया गया। आपको आपकी जानकारी में यह भी है कि अनुच्छेद 51 ए और उसका जी पॉइंट्स वन जी के साथ प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने की नागरिकों को एक निर्देश देता है, और 48 ए पर्यावरण संरक्षण की बात करता है जो नीति निर्देशक तत्व में। मतलब साफ है, हमारे नीति निर्देशक तत्व में यदि आप देखें तो नीति निर्देशक तत्व के 48 से हमारे मूल कर्तव्य के 51 ए और 42वां संशोधन के द्वारा भी हमने पर्यावरण पर गंभीर चिंतन का व्यक्त की और कुछ ठोस रूप के साथ हम आगे आए हैं। लेकिन ये वन्य जीव अधिनियम में आपकी जानकारी में दे दूं कि इसके कई आयाम, जैसे सबसे पहला आयाम तो आपके बायोस्फीयर हैं, राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, स्वयं राज्य के द्वारा जो अधिसूचित होता है वन्य जीव जो 573 है, 573 है और 3.76 एरिया को कवरेज किए हुए राज्य सरकार पक्षी अभ्यारण्य की घोषणा करता है। बहुत तरह के जो संदर्भ है इसमें जोड़े जाते हैं, वो सब इस वन्य जीव के तहत ही आते हैं। और हमारा उद्देश्य है कि हम पर्यावरण में जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कैसे मेंटेन करें, यही हमारा उद्देश्य है। आप लोगों को मैंने एक टास्क दिया था, बहुत कम लड़कों ने उसको एक सर्वांगीण तरीके से प्रस्तुत किया, केवल इतना कुछ लोगों ने इतना लिखा, ठीक है कि नहीं, लेकिन आपसे अपेक्षा थी कि आप थोड़ा और बेहतर प्रस्तुतिकरण करते और उसमें सारे डायमेंशन को जोड़ देते। बायोस्फीयर रिजर्व की जहां तक बात है तो आप लोग को याद होगा कि इसको कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, उसके तहत ये प्रोग्राम चलाया गया विभिन्न देशों में और भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 12 उसको यूनेस्को के नेटवर्क में हमने रखा है। इन सारों की व्याख्या हम आज की इस कक्षा में कम से कम करेंगे, एक आउटलाइन तैयार कर देते हैं और साथ में ये चूंकि ज्योग्राफी से भी जुड़ा हुआ अध्याय है तो दोनों में आपको काम आएगा और आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत करेंगे तो ऐसे लिखिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए वन्य जीव एक महत्वपूर्ण आयाम है, एक महत्वपूर्ण आयाम है, एक महत्वपूर्ण आयाम है की सुरक्षा के लिए 9 सितंबर 1972 में एक अधिनियम लाया गया। की सुरक्षा के लिए 9 सितंबर 1972 में एक अधिनियम लाया गया
42वें संशोधन 1976 के द्वारा, 42वां संशोधन 1976 के द्वारा इसे वन्य जीव को राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में कर दिया गया। राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची कर दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 51A में, संविधान के अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य में, संविधान के अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य में पर्यावरण की रक्षा की बात कही गई, रक्षा की बात कही गई है। जबकि नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 48 में, जबकि नीति निर्देशक तत्व के, जबकि नीति निर्देशक तत्व के 48A में राज्य के द्वारा पर्यावरण की रक्षा की बात कही, राज्य के द्वारा पर्यावरण की रक्षा की बात कही गई है। अब आपकी मैं जानकारी में कुछ पॉइंट बिंदु दे दें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वो है कि ये है वन्य जीव अधिनियम, वन्य जीव एक्ट 1972, और इसके 4 आयाम, राष्ट्रीय अभयारण्य है, राष्ट्रीय अभयारण्य, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर, ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य, जो राज्य सरकार इसको घोषित करता है, ये संसद घोषित करता है। और एक है सामुदायिक रिजर्व, एक है सामुदायिक रिजर्व, जैसे बिहार का सामुदायिक रिजर्व गोगाबिल, कटिहार, गोगाबिल कटिहार सबसे इंपॉर्टेंट, गोगाबिल कटिहार सबसे महत्वपूर्ण है। हम लोग एक एक करके, ये 573 है तो इसको नहीं देखना है, ये महत्वपूर्ण तो देख ही लेंगे हम लोग आजकल में। और बायोस्फीयर रिजर्व से हम अपनी परिचर्चा का आगाज करना चाहेंगे, ठीक है कि नहीं। अब ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या है तो समझना है तो लिखेंगे बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र, एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र, एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र जहां पेड़ पौधे जीव जंतु की, जहां पेड़ पौधे जीव जंतु की, जहां पेड़ पौधे जीव जंतु की विविधता पाई जाती है, विविधता पाई जाती है, उसे संरक्षित करना, उसे संरक्षित करना, ठीक है। अब आप देखिएगा तो इसको देखिए, इसमें केंद्रीय क्षेत्र कौन है, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये क्या है, केंद्रीय कक्ष, केंद्रीय क्षेत्र, ये है केंद्रीय क्षेत्र। ये जो है ये है बफर क्षेत्र, और ये जो है ये है ट्रांजिशन क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र। अब इस तीनों क्षेत्र के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लीजिए, लिखिएगा, पहले ये लिखिए बायोस्फीयर क्षेत्र,
ये 3 भाग होते हैं। पहला केंद्रीय क्षेत्र, पहला केंद्रीय क्षेत्र जहां जहां मानवीय गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित रहता है। मानवीय गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित रहता है। दूसरा है बफर क्षेत्र। यह क्षेत्र अनुसंधान के दृष्टि से उपयोगी, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से काफी यूजफुल है। ये जो बफर क्षेत्र है, रिसर्च। और तीसरा है संक्रमण क्षेत्र। और तीसरा है संक्रमण क्षेत्र। यह सबसे बाहरी क्षेत्र है जहां पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ विकास होता है, जहां पर्यावरण के संरक्षण के साथ विकास होता है और मानवीय गतिविधियां भी होती हैं, और मानवीय गतिविधियां भी होती हैं, और मानवीय गतिविधियां भी होती हैं। पहले इसको समझ लीजिए, इस तीनों को। मानवीय गतिविधियां भी होती, मानवीय गतिविधियां भी होती है। किसका किसका मानवीय गतिविधि होती है? इसका। अब आइए, अति महत्वपूर्ण है कि यूनेस्को के द्वारा 1972 ईस्वी में मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और इसी कड़ी में भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी में बनाया गया। बताए भी थे कि नीलगिरी में नीलगिरी कुरुंजू नामक फूल पाया जाता है जो कलर से ब्लू होता है। नीलगिरी में बनाया गया, जिसे यूनेस्को के नेटवर्क में 2000 में सबसे पहले जोड़ा गया। देखेंगे, जिसे यूनेस्को के नेटवर्क में 2000 में जोड़ा गया। यूनेस्को के नेटवर्क में सबसे अंत में पन्ना 2020 को जोड़ा गया है। यूनेस्को के नेटवर्क में पन्ना सबसे नया बायोस्फीयर रिजर्व है, मध्य प्रदेश में। पन्ना मध्य प्रदेश में है, सबसे नया बायोस्फीयर रिजर्व को जोड़ा गया है। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व, भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ की खाड़ी गुजरात है, जबकि सबसे छोटा डिब्रू सेखोवा है। आसाम है। जबकि सबसे छोटा डिब्रू सेखोवा आसाम है। डिब्रू सेखोवा आसाम है। क्या है? आसाम। सबसे उत्तर में कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश। सबसे उत्तर में कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश है। और सबसे दक्षिण में मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। और सबसे पूरब में देहांग देवांग अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पूरब में देहांग देवांग अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिम में कच्छ की खाड़ी, अभी लिखा ही आया आपने।
अन्य महत्वपूर्ण बायोस्फीयर रिजर्व, अन्य महत्वपूर्ण बायोस्फीयर रिजर्व, मैप निकालो तो, मैप निकालो कैसे। अन्य महत्वपूर्ण बायोस्फीयर रिजर्व लिखेंगे, सबसे पहले लिख लो मानस, यहीं से शुरू करो। मानस आसाम है, नोकेरक मेघालय है, नोकेरक मेघालय, सुंदरवन पश्चिम बंगाल है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल है, जबकि सिंपली पाल नेशनल पार्क भी है, उड़ीसा है, उड़ीसा है। अगस्त मल्लाई, अगस्त मल्लाई, अगस्त मल्लाई तमिलनाडु में है, कर्नाटक तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, जबकि ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में है, जो अब श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाएगा। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम हो गया है, ग्रेट निकोबार। इसी कड़ी में शेषाचलम आंध्र प्रदेश, शेषाचलम आंध्र प्रदेश, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, अचानक मार, अब पन्ना तो लिख ही लियो, अचानक मार मध्य प्रदेश, अचानक मार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पर है, ठीक है, छत्तीसगढ़ की सीमा पे। नंदा देवी उत्तराखंड, नंदा देवी उत्तराखंड, और कंचनजंगा सिक्किम में, और कंचनजंगा सिक्किम में है, कंचनजंगा सिक्किम में। ये जितने हैं उसमें आप लोग गल्फ ऑफ मन्नार हाल में याद रखिएगा कि गल्फ ऑफ मन्नार जो है वहां डुगोंग संरक्षण केंद्र बनाया गया, नोट में लिख देंगे। गल्फ ऑफ मन्नार में, गल्फ ऑफ मन्नार में गल्फ ऑफ मन्नार में, गल्फ ऑफ मन्नार में डुगोंग संरक्षण केंद्र बनाए गए, डुगोंग संरक्षण केंद्र बनाया गया, डुगोंग संरक्षण केंद्र बनाया गया है, डुगोंग संरक्षण केंद्र बनाया गया है, डुगोंग संरक्षण केंद्र बनाया गया है। कहां पे डुगोंग संरक्षण केंद्र बनाया गया है, कहां पे बनाया गया है? मन्नार में, याद रखिए, मन्नार में डुगोंग प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं, ये जो आपने नीलगिरी का क्षेत्र देखा है या अगस्त मल्लाई का क्षेत्र देखा है, में केरल भी एक महत्वपूर्ण जगह है, और केरल में सांत घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है जैव विविधता के दृष्टि से, नोट में लिखेंगे। सर्वाधिक जैव विविधता केरल शांत घाटी में है, केरल शांत घाटी में, और वैश्विक स्तर पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्र में, और वैश्विक स्तर पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्र में यहाँ सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्र में, जैसे अमेजन बेसिन, ठीक है, जैसे अमेजन बेसिन, वहां लिख देंगे ब्रैकेट में अमेजन बेसिन, जहां के वन को सिलवास कहते हैं, जहां के वन को सिलवास कहते हैं, और केरल के वन को सोला, और केरल के वन को सोला कहते हैं,
तो भी याद करके रखिए परीक्षा के दृष्टि से, ये सब भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, ठीक है, याद रखें यूनेस्को ने भारत के 12 स्थल को, नेक्स्ट पॉइंट में याद रखें कि यूनेस्को ने भारत के 12 जैव स्फीयर को विश्व नेटवर्क से जोड़ा है। जैसे, फटाफट लिखेंगे, जैसे नीलगिरी, नंदा देवी सुंदरबन, नीलगिरी नंदा देवी सुंदरबन, नीलगिरी नंदा देवी सुंदरबन, नीलगिरी नंदा देवी सुंदरबन। चौथा, मन्नार की खाड़ी नोकरक, मन्नार की खाड़ी नोकरक, पंचमढ़ी सिंपलीपाल अचानक मार, पंचमढ़ी सिंपलीपाल अचानक मार, पंचमढ़ी सिंपलीपाल अचानक मार, अचानक मार। ग्रेट निकोबार अगस्त मल्लाई कंचनजंगा, ग्रेट निकोबार अगस्त मल्लाई कंचनजंगा, ग्रेट निकोबार अगस्त मल्लाई कंचनजंगा और पन्ना, और पन्ना, पन्ना 2020 में अभी जस्ट मैं आपके साथ चर्चा भी किया है कि ये काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। आपकी जानकारी में एक बात और दे दूं कि मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी है और अंडमान का जो तटीय क्षेत्र है, वहाँ एक विशेष प्रकार की कोरल रीफ पाई जाती है, जबकि लक्षद्वीप में उसको एटॉल प्रकार की प्रवाल भित्ति हम लोग कहते हैं। लक्षद्वीप जो यहाँ है वहाँ एटॉल प्रकार की प्रवाल भित्ति पाई जाती है, कोरल रीफ, जबकि गल्फ ऑफ मन्नार और ग्रेट निकोबार में एक विशेष प्रकार की कोरल रीफ पाई जाती है। वहाँ नोट में लिख देंगे, ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी में कोरल रीफ पाए जाते हैं, विशेष प्रकार की कोरल रीफ पाए जाते हैं, विशेष प्रकार की कोरल रीफ पाए जाते हैं, जबकि लक्षद्वीप में एटॉल प्रकार, जबकि लक्षद्वीप में एटॉल प्रकार का, याद रखिएगा, जबकि लक्षद्वीप में एटॉल प्रकार का लाइन और नोट में लिखिए। अति महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग और अम्ल वर्षा समुद्री तापमान में वृद्धि के कारण, समुद्री तूफान में वृद्धि के कारण प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ प्रभावित हो रहे हैं। प्रवाल भित्ति और कोरल रीफ प्रभावित हो रहे हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक ग्लोबल वार्मिंग ही है, क्योंकि कोरल रीफ के जो उत्पन्न होने की जो आदर्श दशा है वो 22 डिग्री के आसपास, लेकिन इस टेम्परेचर वेरिएशन के कारण या टेम्परेचर इंक्रीजिंग के कारण ये सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। इसलिए जहां ग्लोबल वार्मिंग लिखे हैं उसको थोड़ा घेर लीजिए, ठीक है। ये काफी महत्वपूर्ण चीज मैंने अभी आपको बायोस्फीयर के विषय में बताया। याद रखिए, बायोस्फीयर से ही बायोडाइवर्सिटी निकला हुआ है, जैव विविधता। लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, भारत उन देशों में से है, उस इने गिने चुने देशों में से जहां उष्णकटिबंधीय वर्षा का क्षेत्र है और जैव विविधता बड़े पैमाने पे पाई जाती है, और जैव विविधता बड़े पैमाने पे पाई जाती है। विटकर ने जैव विविधता को 3 भागों में बांटा है। विटकर ने जैव विविधता को 3 भागों में बांटा है।
अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा का संबंध स्थानीय समुदाय या क्षेत्र से, अल्फा का संबंध स्थानीय समुदाय और क्षेत्र से, बीटा का संबंध स्थानीय और क्षेत्रीय विविधता के अनुपात से, स्थानीय और क्षेत्रीय विविधता के अनुपात से है, जबकि गामा का संबंध, जबकि गामा का संबंध, गामा का संबंध किसी लैंडस्केप के संपूर्ण विविधता से संबंधित, गामा का संबंध लैंडस्केप के संपूर्ण विविधता से है, संपूर्ण विविधता से। बड़ा इंपॉर्टेंट है अल्फा बीटा और गामा। जब विविधता का वर्गीकरण है, स्थानीय क्षेत्र आते हैं और इसमें स्थानीय और बीटा में और क्षेत्रीय विविधता के बीच समन्वय रखा जाता है, क्षेत्रीय विभिन्नता। ध्यान रखिएगा, ये अल्फा बीटा गामा। और ये भी याद रखिए, भूलेंगे नहीं, जैव विविधता शब्द का सबसे पहला प्रयोग रोशन ने किया था, WG रोशन ने किया था। जैव विविधता का सबसे पहला प्रयोग WG रोशन ने किया था और जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष, और जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष संपूर्ण इकोसिस्टम को मजबूत करना है, संपूर्ण इकोसिस्टम को मजबूत करना है। कौन बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मई। तो नोट में लिख देंगे, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष 22 मई को मनाया जाता है, जबकि 2011 से 2020 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दशक, जबकि 2011 से 2020 को जैव विविधता दशक। एक और नोट में लिखेंगे, गुजरात के जामनगर में आज का पहला नेशनल सेंटर फॉर मेराइन बायोडाइवर्सिटी, नेशनल सेंटर फॉर मेराइन बायोडाइवर्सिटी की स्थापना की गई है। टिक लगा दीजिएगा, नेशनल सेंटर फॉर मेराइन बायोडाइवर्सिटी की स्थापना की गई है, टिक लगा देंगे। और याद होगा कि यह मेराइन नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी में ही है। ये जो मेराइन नेशनल पार्क है ये कहाँ है? तो कच्छ की खाड़ी में ही है, ये भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, एक और नोट में लिखिए, COP 14 नई दिल्ली 2019 में मुख्य विषय मरुस्थलीकरण की रोकी था, मरुस्थलीकरण की रोकी थी। और ये सभी संदर्भ जो है उसका संबंध जैव विविधता से ही, ये सभी संदर्भ किससे जुड़ा हुआ है? जैव विविधता से ही जुड़ा हुआ है, जैव विविधता से ही जुड़ा हुआ है। हर संभव स्थिति में इस जैव विविधता को याद रखिएगा। और जहां जैव विविधता अधिक होता है उस क्षेत्र को हम लोग हॉट स्पॉट कहते हैं। एक लाइन और लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज। उल्लेखनीय है कि जहां जैव विविधता अधिक होती है, तब जहां स्थानिक प्रचुरता होती है प्रजातियों की, तो उसे हॉट स्पॉट के नाम से जानते हैं। और यह शब्द सबसे पहले नॉर्मन मायर्स ने दिया था, और यह शब्द सबसे पहले नॉर्मन मॉयर्स ने दिया था 1988 में। नॉर्मन मॉयर्स ने कौन सा शब्द दिया था? बायोडाइवर्सिटी शब्द दिया।
बायोडायवर्सिटी शब्द दिया था, किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे। भारत के 4 बायोडायवर्सिटी बिंदु हैं। पहला, नेक्स्ट पॉइंट, भारत के 4 बायोडायवर्सिटी बिंदु हैं। पहला, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, तो श्रीलंका तक जाता, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र या पूर्वी भाग, इंडो बर्मा क्षेत्र, और अंडमान निकोबार, सुडालैंड, अंडमान निकोबार, सुडालैंड, सुडालैंड, कौन लैंड? सुडालैंड। इतने सारे संदर्भों को आपको याद करके, पूरे विश्व में 36 हॉट स्पॉट है, लिख देंगे विश्व में 36 हॉट स्पॉट हैं। पूरे विश्व में 36 हॉट स्पॉट है। हमारे देश में देखिए कि हमारे देश में ही 4 है। अमेजन बेसिन वाले जो देश हैं जैसे ब्राजील वगैरह, हॉट स्पॉट के लिए, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अभी बता भी रहे थे, सिलवास वन क्षेत्र, वहाँ टेम्परेचर भी अधिक होता है, और वहाँ 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, वहाँ टेम्परेचर भी अधिक है, वर्षा क्षेत्र भी अधिक है। जब भी टेम्परेचर और वर्षा अधिक होगा तो स्वाभाविक है कि जैव विविधता भी, स्थानिक प्रजाति जो है वो भी अधिक पाए जाएंगे। ये भी आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इस तरह से इन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। हमारा जो हिमालय का क्षेत्र है वहाँ की जनजाति वगैरह जैसे लेप्चा है, इंपॉर्टेंट भुटिया है, ठीक है। कभी कभी ये सब भी पूछा जाता है कि कौन से हॉट स्पॉट में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो हर का अलग अलग है। नेग्रिटो वगैरह, सोम्पेन वगैरह वो सुडालैंड के क्षेत्र में होगा। पूर्वी हिमालय जो है वहाँ लेप्चा वगैरह सब होगा, ठीक है कि नहीं। केरल वगैरह में आपको इराडी वगैरह सब पाया जाएगा। नीलगिरी का क्षेत्र है तो वहाँ टोडा पाया जाएगा। तो ये भी हॉट स्पॉट और जनजाति भी दे सकता है। उस समय आपको लगा अच्छा ये तो पढ़े ही नहीं, अरे पढ़ना क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना है। और उस चीज को यदि दिमाग लगा के समझ जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार की कोई आपको कठिनाई होगी। इस तरह से आप इन चीजों को, जो हमारा बायोडायवर्सिटी का क्षेत्र है, उसको आप लोग जानने और समझने का प्रयास करते हैं। हमारे हाल के वर्षों में बायोडायवर्सिटी में बहुत कमी आई है। क्यों? देखते हो कि बंदर तुम्हारे घर के ऊपर में क्यों है? क्योंकि तुमने उसके प्राकृतिक आवास में हरास कर दिया, इस कारण से है। तो जब स्थानिक जाति का, प्रजातियों का आवास को डिस्ट्रॉय करिएगा तो इस तरह की स्थिति होगी। प्रदूषण काफी बढ़ गए, वनों की नाश हो गई, और इन सब कारणों से, निर्वनीकरण के कारण, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन के कारण जैव विविधता में ह्रास है। डेवलपमेंट कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, तब न सतत विकास की अवधारणा आई। एक लाइन और लिख दो, जैव विविधता के ह्रास का सबसे मुख्य कारण आबादी का बढ़ना, आबादी का बढ़ना और अंधाधुन भौतिक विकास, अंधाधुन भौतिक विकास, रसायन की प्रचुरता। देखते हो आजकल कीट, कौआ, गिद्ध की कमी हो गई, एंडोसल्फान कीटनाशी का प्रयोग करने लगे। रसायन का प्रयोग, अभी वियतनाम के एक वैज्ञानिक को एजेंट ऑरेंज रसायन जिसका प्रयोग अमेरिका ने वियतनाम पे किया था, उस रसायन को याद रखना, और उसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है, तो याद रखिएगा उसको भी। एजेंट ऑरेंज एक रसायन है जिसका प्रयोग अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में किया था। कॉपी के ऊपर में लिख लो, अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में एजेंट ऑरेंज नामक एक खरपतनाशी रसायन का प्रयोग किया था। ये सब इस बार की परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। इस तरह से इन चीजों को आप स्मरण में करके रख सकते हैं। लास्ट, तो ह्रास का कारण भी समझ गए। अब जैव विविधता को बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यही करते हैं। जैव विविधता को बनाए रखने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व, जैव विविधता को बनाए रखने के लिए दोनों उपाय किए जाते हैं, इन सीटू और एक्स सीटू दोनों किए जाते हैं। लिख दीजिए एक लाइन, जैव विविधता को बनाए रखने के लिए एक्स सीटू, EXSITU, एक्स सीटू
जैसे चिड़ियाघर, जूलॉजिकल पार्क, एवं विलुप्त प्राय जंतु की शुक्राणु को लिक्विड नाइट्रोजन में रखना, सीमेन को लिक्विड नाइट्रोजन में रखना, एवं इन सिटू प्रयास के तहत राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की जाती है, और बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की जाती है, बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की जाती है। इस कड़ी में हम लोग आज क्या पढ़े हैं? बायोस्फीयर। तो अगले दिन हम लोग वन्य जीव अधिनियम से होते हुए बायोस्फीयर रिजर्व तक पहुंचे। अब होता है पूरी कक्षा आपकी। आपने 2 लाइन लिख करके भेज दिया वन्य जीव में, ठीक है कि नहीं? है भी, जितनी आपकी बौद्धिक क्षमता स्तर होंगे आप उन चीजों को उसी वस्तुनिष्ठ तरीके से समझने का प्रयास करें। तो इस तरह से आज हमने एक संपूर्ण कक्षा बायोडायवर्सिटी का कारण, ह्रास का कारण, उसको बनाए रखने के लिए कौन कौन से एक्स सिटू इन सिटू प्रयास किए जाते हैं, उस कड़ी में आज आपने 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो भारत का है और 12 विश्व नेटवर्क में है उसको जानने और समझने की कोशिश की। इन्हीं शब्दों के साथ रात चूंकि गहरी हो गई है तो करेंट को हम यहीं पर रखना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच। शुभकामना, आशीर्वाद है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक